जैसा कि विषय है विविधता में एकता भारत की पहचान, तो मैं समझता हूं कि भारत एक ऐसा देश है जो विविधता में एकता की अवधारणा को अच्छे तरीके से साबित करता है। संस्कृति, परंपरा, धर्म और भाषा से अलग होने के बावजूद भी लोग यहाँ एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोग अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा या फिर कहें परिधान में भी उत्सव, रूप आदि सभी में अलग हैं। यदि भारत के गौरवशाली अतीत के पन्नों को पलटा जाए तो यहाँ भावात्मक या कहें रागात्मक एकता को प्रदर्शित करते अनेक संदर्भ हमें मिल जाएंगे। भारतीयों के मन में भावात्मक एकता के लिए सांस्कृतिक आधार मूलभूत तत्व के रूप में हमेशा से रहा है, ऐसा मैं समझता हूं। अब जैसे धर्म दर्शन की बात हो, सांस्कृतिक विश्वास की बात हो या फिर कुछ और, या कई मूलभूत तत्व भारतीयों में भावात्मक एकता के लिए वातावरण का सृजन करते रहे हैं। अब जैसे कश्मीर के अभिनव गुप्त दक्षिण में प्रतिष्ठित मिलेंगे तो कपिलवस्तु के महात्मा बुद्ध समग्र देश में एकता का सूत्र पिरोते हुए दिखाई पड़ते हैं। उनके लिए तो अर्थवान था, क्षेत्रीयता का कोई अर्थ नहीं था। उनके लिए मनुष्य और मानव जाति जिसकी भावात्मक वृत्तियों को उभार कर एक सूत्र में बांधा जाए, ये उनके लिए महत्वपूर्ण था। दक्षिण के शंकर हों, रामानुज को ले लीजिए, मध्व हों या बल्लभ हों, उत्तर में बिना किसी विवाद के स्वीकार किए गए। मध्यकाल को ही ले लीजिए, सूर का, कबीर का, तुलसी या मीरा आदि का साहित्य समग्र भारतीयों द्वारा पूरी श्रद्धा एवं आस्था के साथ स्वीकार किया गया। भारत या भावात्मक एकता जो दुनिया को आश्चर्यचकित करती है, अद्भुत है। संपूर्ण भारत को देखिए, भौगोलिक अखंडता के साथ ही साथ अपने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक रूप से एक हैं। यह ठीक है कि हमारी पूजा पद्धति अलग है, खान पान अलग है, कर्मकांड अलग हैं, रहन सहन अलग है, लेकिन विविधता का यही रंग तो भारत को खूबसूरत बनाता है। अपनी इसी संस्कृति के चलते वह पूरे विश्व में ध्रुव तारे की भांति चमकीला नजर आता है। जैसे आसमान में कई रंग मिलकर इंद्रधनुष को आकर्षक बनाते हैं, वैसे ही विविध रंगों से सजी भारतीयता भी भारत को दुनिया में अलग रूप में पेश करती है। अब जैसे क्षेत्रफल है, जनसंख्या, भाषा और वेशभूषा को भी अगर हम लें तो भारत एक उप महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ के विभिन्न राज्यों के निवासी बाहरी दृष्टि से देखें तो एक दूसरे से अलग नजर आते हैं। अब जैसे भाषा को ही ले लीजिए, भाषाओं की दृष्टि से तो संसार के किसी अन्य देश में इतनी भाषाएं नहीं बोली जाती हैं। यहाँ तो एक भाषा के भीतर भी उप बोलियां हैं। कहा गया है कि कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर वाणी, यानी हमारे देश भारत में हर एक कोस पर पानी का स्वाद बदल जाता है और 4 कोस पर भाषा यानी वाणी भी बदल जाती है। लेकिन इतनी भिन्नता होने के बावजूद भी यहाँ एक ऐसी एकता पाई जाती है जो पूरे देश को एकता के धागे में बांधे हुए है। जहां तक भारतीय संस्कृति की बात है तो मैं समझता हूं कि यह धूप छाही संस्कृति है। यहाँ हिंदू हैं तो मुसलमान भी हैं, ईसाई, पारसी और अन्य दूसरे धर्मों के लोग भी हैं। सिख, जैन और बौद्ध धर्म को तो हिंदू धर्म का ही अंग माना जाता है। इनमें से किसी एक को हटाकर हम भारतीयता की कल्पना नहीं कर सकते। भारतीयता का मतलब भारत में केवल हिंदू नहीं है। समय समय पर बाहर से आने वाले दूसरे धर्म यहां आकर भारतीयता में समाते चले गए। एक के संस्कारों और विश्वासों ने दूसरे को प्रभावित किया। इस्लाम को ही ले लीजिए, तमाम सूफी संत और फकीर यहाँ की सामान्य जनता की श्रद्धा के विषय बन गए। भारतीय संतों ने विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के अंदर उन तत्वों को भी उजागर किया जो आदमी को आदमी से जोड़ते हैं। हमने ईश्वर की तलाश करते हुए भी इस एकता पर ही बल दिया। वह अद्वैत है, यानी एक ही तत्व सब में है।
एक नार ते सब उपजाए, कौन भले कौन मंदे। सारे संत और सारे फकीर किसी एक धर्म या संप्रदाय के नहीं हैं। उनका नाम जो लेता है वही निहाल हो जाता है। सुना भी होगा आप लोगों ने, जे बोले से होए निहाल। भारतीय चिंतन ने आरंभ से ही अद्वैतता का विचार प्रतिपादित किया। जहां द्वैत की भी बात की गई, वहां भी दो के बीच गहरे प्रेम का सेतु बना दिया गया। हजारों वर्षों के भारतीय चिंतन में अनेक मतांतर हुए, लेकिन सब एक केंद्रीय विचार से जुड़े रहे। दक्षिण पंथ हो या वाम पंथ, सब एक दूसरे को आपस में जोड़ने वाले सूत्र की खोज में ही आगे बढ़ते रहे। मध्यकाल में भारत ने आक्रमणों को झेलकर भी अपने रूप को बदलने की बात नहीं सोची। बहुसंख्यक हिंदू इसका ताना है तो अनेक अन्य धर्मों के बाने से भारतीय चादर बुनी हुई है, ऐसा मैं समझता हूं। मैं काशी का रहने वाला हूं और यहाँ के विषय में कहा गया है कि लघु भारत का दर्शन है काशी की गलियां। तो काशी की विशेषता को हम समझ लें तो मैं समझता हूं कि शेष भारत को भी हम समझ सकते हैं। मुझे बचपन याद आता है कि बचपन में मैं रोज सुबह बड़े स्वर में अपनी दादी माँ को गाते हुए सुनता था, मन भावे हमें काशी की गली। उस समय नहीं समझ पाता था कि वह काशी की गलियों को इतना क्यों चाहती हैं। आज सोचता हूं कि शायद इसलिए चाहती थी कि काशी की गलियों के भूगोल में समूचे भारत का इतिहास है। यहाँ शंकराचार्य हैं, रामानंद हैं, वल्लभाचार्य हैं, कबीर हैं, तुलसी हैं, दारा शिकोह हैं, औरंगजेब है, पंडित जगन्नाथ हैं, भारतेंदु जी हैं, सुब्रमण्यम भारती हैं, प्रसाद हैं, प्रेमचंद हैं और हमारे बिस्मिल्लाह खां की सहनाई भी है। न जाने कितने के नाम इन गलियों से जुड़े हुए हैं। इन गलियों में बंगाल का एक टुकड़ा है, महाराष्ट्र का एक टुकड़ा है, मारवाड़ का एक टुकड़ा है और रंग तो यहाँ मद्रास, गुजरात, आंध्र, राजस्थान सभी प्रांतों के मिल जाएंगे। इन प्रांतों की भाषाएं हैं, यहाँ रीति रिवाज है, खान पान है, कपड़ा है, लत्ता है, सब कुछ है। यानी इनकी सभ्यता और संस्कृति दोनों सुरक्षित है। लेकिन उन पर मुलम्मा चढ़ा है काशी का, यानी भारतीयता का। एक ही धारा की अलग अलग लहरियां या एक ही कमल की अलग अलग पंखुड़ियों की तरह सब कुछ है यहाँ। काशी में धर्म के बहुत से झगड़े भी तय होते रहे हैं। वैदिक मार्ग और सनातन मार्ग का झगड़ा हो, शैव और वैष्णव का झगड़ा हो, रूढ़ी पंथियों और कबीर पंथियों का झगड़ा हो, हिंदुओं और मुसलमानों का झगड़ा, ऐसे न जाने कितने झगड़े। लेकिन इन गलियों में ही सारे झगड़े तय हुए। लेकिन फिर आपसी आत्मीयता से देश को गति देने में वे सब दूसरे दिन सुबह से संलग्न हो जाते हैं। यही स्थिति संपूर्ण भारत की है। हमारा यह विशाल देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से बंगाल तक समस्त गणराज्य एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। भारतवर्ष को स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने के बाद देश का जो स्वरूप सामने आया, उसका एकमात्र वजह यह थी कि उस समय भारतवर्ष में एकता थी। भारत में किसी जाति विशेष का शासन न होकर उसके ऊपर केवल भारतीयों का ही शासन है, जिनमें कि विभिन्न मतांतरों, अनेक धर्मों के अनुयायी हैं। जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि भारत में स्वतंत्र तथा धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की स्थापना की गई, जिसमें कि सभी को समाज में समान अधिकार दिए गए। मैं इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि भारत पर समय समय पर कई आक्रमण भी हुए, जिसमें चीन के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा आक्रमण हुए और पाकिस्तान की यह सोच थी कि भारतीय मुसलमान इस युद्ध में विजय प्राप्त कराने के लिए पाकिस्तान का सहयोग करेंगे, ऐसी उनकी सोच थी, जैसा उस समय ये बात आती है। लेकिन पाकिस्तान की इस विचारधारा को भारतीयों ने भ्रामक सिद्ध कर दिया एवं भारत के अनेक जाति तथा धर्म के अनुयायियों ने यह सिद्ध कर दिया कि हम सच्चे भारतीय हैं और इस युद्ध में न केवल हिंदू बल्कि इस्लाम, सिख सभी धर्म जाति के लोग शामिल हुए। इस मामले में भारत के मुसलमानों ने सच्चे भारतीय होने का परिचय दिया तथा विश्व को यह दिखा दिया कि हम
सभी भारतीय हैं और हमारी एकता को कोई भी ताकत चुनौती नहीं दे सकती। भारतीय सेना में रत जो मुसलमान थे, उनकी पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध उन्होंने अद्भुत शौर्य का परिचय दिया एवं उन्हें देश की सीमा से दूर तक खदेड़ दिया। परम वीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद ने दुश्मन के 7 टैंकों को नष्ट किया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह एक उदाहरण था जिसके माध्यम से मैं यह अपनी विषय को समझाने रहा था कि विविधता होते हुए भी भारत एक है और यही एकता पूरे विश्व को चमत्कृत करती है, आश्चर्यचकित करती है और यही भारत की पहचान को स्थापित करती है। यही भारत की अस्मिता है। विविधता में एकता भारत की पहचान है। बहुत बहुत धन्यवाद।